विज्ञान का मॉडल पेपर उपखंड क और उपखंड ख हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब उपखंड ग को सॉल्व करते हैं। उपखंड ग का पहला प्रश्न है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। अंतः श्वसन मतलब जब श्वास को हम अंदर की ओर ले जाते हैं तो वो अंतः श्वसन होता है। अंतः श्वसन में सर्वप्रथम नासा द्वार से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, जो ग्रसनी से होते हुए ये इस प्रकार यहाँ से ग्रसनी से होते हुए ये यहाँ कंठ तक आती है। कंठ से ये श्वास नली से जाते हुए ये कूपिकाओं में, ये जो अंगूर के गुच्छे के समान फेफड़े के डायाफ्राम के अंदर होती हैं, उन्हें कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाएं मतलब नासा द्वार से होते हुए ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद कंठ और कंठ के बाद श्वास नली के बाद कूपिकाओं में ऑक्सीजन गैस वायु का प्रवाह होता है। मतलब अंतः श्वसन के दौरान वायु का सही मार्ग होगा ऑप्शन नंबर डी, नासा द्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली के बाद कूपिकाओं में ऑक्सीजन गैस जाती है उसके अब अगला प्रश्न 15, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग निर्धारण होता है। और कारण है, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। ये कथन है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। पिता से प्राप्त गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। सही बात है, क्योंकि पहले तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी में 22 जोड़ी अन्य व्यवहारों या शरीर में अन्य जैसे आँख, नाक, उसके बनावट का निर्धारण करती है, और एक जोड़ी होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। पुरुष में एक्स और वाई और महिला में एक्स होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। तो उसमें मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, उसी से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। तो इसका कथन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। एक्स और एक्स अगर ये एक्स और वाई मिलता है तो लड़का होता है, और एक्स लड़की। अब अगला प्रश्न 16, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। ये न्यूरॉन्स बनाए गए हैं। न्यूरॉन्स जो मस्तिष्क में होते हैं, मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र में उत्तेजनीय कोशिका होती है जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स यहाँ बना हुआ है। न्यूरॉन्स में ये जो होता है हमारा डेंड्रॉइड मतलब द्रुमिका, इसको इंग्लिश में डेंड्रॉइड कहते हैं। ये डेंड्रॉइड्स हो गया। ये हमारा न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और ये हमारा कोशिकाएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल बॉडी। और ये हमारा होता है एक्सॉन मतलब तंत्रिकाक्ष।
तंत्रिकाक्ष को इंग्लिश में कहते हैं एक्सॉन। और ये अंतिम होता है हमारा नर्व एंडिंग, मतलब तंत्रिका का अंतिम सिरा। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन का अंतिम शिरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं नर्व एंडिंग नर्व एंडिंग। तो इसमें कहा है आवेग प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। आवेग प्रवाह में सबसे पहले तो होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट से ये कोशिकाएं की तरफ, कोशिकाएं से तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन की तरफ, और एक्सॉन से तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। अब इसमें ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले हमें डेंड्राइट मतलब द्रुमिका जाते हुए चाहिए, तो ये यहाँ से शुरुआत है इसकी, यहाँ से शुरू है, ये तो एक्सॉन से शुरू है, एक्सॉन से शुरुआत हुई, मतलब ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ से, ये भी एक्सॉन से शुरू है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये डेंड्राइट से जाते हुए एक्सॉन की तरफ आ रहा है। एक्सॉन से हमें क्या चाहिए, एक्सॉन से तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा से अगले सिरे का डेंड्राइट से कोशिकाएं से एक्सॉन, फिर अंतिम सिरा। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन में है हमारे डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ जा रहा है, एक्सॉन से फिर अंतिम सिरा से फिर दूसरे तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले ऑप्शन में फिर से देखते हैं, पहले ऑप्शन में हमारा एक्सॉन से डेंड्राइट की ओर जा रहा था, एक्सॉन से डेंड्राइट की ओर, ये उल्टा हो गया हमारा। डेंड्राइट से कोशिकाएं और कोशिकाएं से एक्सॉन की ओर जाना चाहिए, तो पहला भी गलत। और दूसरे में देखते हैं, दूसरे में भी एक्सॉन से डेंड्राइट की ओर जा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अगला प्रश्न 17, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन पहले होता क्या है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि का एक हार्मोन होता है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं, इसलिए थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन कहते हैं इसलिए क्योंकि वो थायराइड ग्रंथि का हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन होता है जो उपापचयों का नियमन करता है, उनको नियंत्रित करता है, और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसमें थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। ये डी ऑप्शन सही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब प्रश्न 17 है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन का संश्लेषण तो आयोडीन करता है, इसके लिए लौह का आवश्यक नहीं होना होता है। अब अगले प्रश्न 18, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। ये हमारे बीज की संरचना है। बीज में ये जो है प्रांकुर होता है, और ये बीज पत्र तथा ये मूलांकुर। प्रांकुर वो भाग होता है जहाँ से ऊपरी भाग, मतलब ऊपर से जब निकलता है हमारा, जैसे चना होता है, चने के ऊपर से जब अंकुर होता है तो उसे प्रांकुर कहते हैं। जब नीचे से जो जड़ें निकलती हैं उन्हें मूलांकुर कहते हैं, और ये बीज पत्र होते हैं। तो ये ए हो जाएगा हमारा प्रांकुर, ए प्रांकुर।
बी हो जाएगा बीजपत्र और सी हो जाएगा मूलांकुर। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी लिखने के लिए आ सकता है कि परांकुर किसे कहते हैं या मूलांकुर किसे कहते हैं। मूलांकुर उसे कहते हैं जहाँ से जड़ निकलता है, यहाँ से जड़ें निकलती हैं उसे मूलांकुर कहते हैं। और परांकुर मूलांकुर के निकलने के बाद बीज से एक और अंकुर निकलता है जिसे परांकुर कहते हैं। अब अगला प्रश्न 19, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति होती है उसमें बहुत अधिक जनकों से समानता पाई जाती है, क्योंकि उसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, उसमें नर और मादा दो युग्मक शामिल नहीं होते हैं, उसका केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए उसमें अधिक समानता पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है इसीलिए समानता अधिक पाई जाती है। अब दूसरा ऑप्शन है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। युग्मक मतलब युग्मक हमारा नर और मादा का मिलने से बनता है, नर और मादा, लेकिन इसमें केवल एक ही जनक भाग ले रहा है, तो इसमें युग्मक शामिल नहीं होते। मतलब पहला ऑप्शन भी सही, दूसरा भी सही। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न 20 अंतिम प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। एक आहार श्रृंखला में पहले होते हैं उत्पादक। आहार श्रृंखला में पहले उत्पादकों की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आहार श्रृंखला में पहले पे होते हैं उत्पादक। मतलब उत्पादकों में जैसे किसान आ गए, किसान उत्पादक। फिर दूसरे पे आते हैं हमारे शाकाहारी जीवों में जैसे मनुष्य को कह नहीं सकते क्योंकि मनुष्य तो अब सर्वाहारी हो गए हैं, इसलिए शाकाहारी में जैसे बकरी हो गई। उत्पादक में हमारे किसान और शाकाहारी में बकरी। तीसरा होते हैं मांसाहारी में हमारे मनुष्य भी आते हैं। मांसाहारी श्रेणी में मनुष्य भी आते हैं। और चौथे होते हैं अपघटक। तो इसमें पूछा है एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, तो मांसाहारी प्राणी होते हैं।